जहां रुद्रप्रयाग में देर रात से जारी है मूसलाधार बारिश की वजह से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भी बंद हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगढ़ में भारी मलबा आ चुका है रास्ते पर। केदारनाथ हाईवे भटवाड़ी सेंड में मलबा और पत्थर गिरने से रास्ते बंद है। नेशनल हाईवे के बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वैकल्पिक मार्ग खांकरा छांतीखाल श्रीनगर वाला रास्ता भी बंद हो चुका है। वैकल्पिक मार्ग तिलवाड़ा मयाली घनसाली भी बंद हो चुका है। इसके अलावा मेदनपुर तिलवाड़ा के पास भी पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां भी कई मार्ग बाधित है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे बंद है पूरी तरीके से और जो वैकल्पिक मार्ग लोगों के लिए खोले गए हैं वो मार्ग भी अब बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार पत्थर गिरने से मलबा गिरने की वजह से ये रास्ते बंद हो रहे हैं। रोहित डिमरी मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, कई रास्ते बंद हैं, विस्तार से जानकारी दीजिएगा कि कौन कौन से रास्ते बंद हैं, किन किन रास्तों को खोलने का भी काम चल रहा है। जैसे कि देर रात से ही रुद्रप्रयाग जनपद में बारिश हो रही है, जिस कारण जो बद्रीनाथ हाईवे है वो सिरोबगढ़ बंद हो गया। सिरोबगढ़ में कह सकते हैं कि हल्की सी बारिश में भी सिरोबगढ़ जो है बंद हो जाता है। और कल रात से देर से ही मूसलाधार बारिश होने के चलते जो सिरोबगढ़ है यहाँ पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क राजमार्ग पर आ चुका है, जिस कारण जो है राजमार्ग बंद हो गया है। इसके अलावा जो केदारनाथ हाईवे है वो भटवाड़ी सेंड नाला पानी के पास बंद है। यहाँ पर भी पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा पत्थर गिर गए हैं, जिसको साफ करने के लिए एनएच विभाग की मशीनें जुटी हैं। इसके अलावा सिरोबगढ़ में भी जो है एनएच की मशीनें दोनों तरफ से मलबा साफ करने में जुटी हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऊपरी पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, काम करने में भी दिक्कतें आ रही। तो ऐसे में विभाग की ओर से दोनों जगहों से मशीन को लगाकर यहाँ पे मलबा हटाने का काम किया रहा था। हम इसके अलावा बात करेंगे जिले में अन्य जो लिंक मार्ग है तिलवाड़ा मयाली घनसाली मोटर मार्ग, जो लोग टिहरी से चारधाम यात्रा गंगोत्री से लोग केदारनाथ के लिए आते तो इसी मोटर मार्ग से आते हैं, क्योंकि यह मोटर मार्ग नजदीक पड़ता है। तो तिलवाड़ा घनसाली मोटर मार्ग यहाँ पर भी ऊपरी पहाड़ी से पेड़ों के साथ ही जो मलबा नीचे गिरा है, तो यहाँ पे भी जो लिंक मार्ग है वह बंद है। इसके अलावा जिले के करीबन 1 दर्जन जो है लिंक मार्ग पे मलबा आ चुका है, पत्थर गिरे हैं, बड़े बड़े बोल्डर आ चुके हैं। तो ऐसे में जो लिंक मार्ग बंद है और कह सकते हैं कि देर रात से ही मूसलाधार बारिश जिले में हो रही थी। इस कारण जो अलकनंदा मंदाकिनी है उसका जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, गाढ़ गजरे उफान पे आ चुके हैं। तो कह सकते हैं पूरा जनजीवन जो है इस बारिश के कारण प्रभावित हो चुका है। प्रशासन की ओर से जो है टीमों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। जहां जहां राजमार्ग बंद है या लिंक मार्ग बंद है वहां पर मशीनों को तैनात किया गया है, जिस कारण जो है जो लोग हैं जो प्रभावित न हो, वहां पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति दिक्कतें न हो। तो ऐसे में कह सकते हैं प्रशासन अलर्ट मोड पे है और राजमार्ग और लिंक मार्गों को खोलने का कार्य जो है लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बटकोट में भारी बारिश का कहर जारी है। यहां बारिश की वजह से मोरी मुख्य बाजार में मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। मोरी मुख्य बाजार में बरसाती नाला भी उफान पर है और नाले के साथ आए बोल्डर और मलबे में कई वाहनों की क्षति हुई है। बाजार में खड़े 4 पहिया वाहन भी मलबे में फंस गए। भारी बारिश में मलबे की आने की वजह से लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण लेनी अब शुरू कर दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जिन लोगों के वहां पर दुकान है, घर है, उन्हें क्षति पहुंच रहा है और अचानक से मलबा आने की वजह से इस तरीके की हालात हो गए। कई बाइकें जो कि मलबे में समा चुकी हैं, बारिश से नाले भी अपने उफान पर हैं। और अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां झमाझम बारिश के बाद ऑल वेदर रोड का निर्माण होने से गांव की ओर बरसाती पानी का नाला बहता हुआ दिखाई दिया, जिससे आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आवाजाही में बड़ी परेशानी हो रही है। रोड निर्माण का मलबा आने से खेतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बारिश का पानी अब सड़कों पर पहुंच रहा है, लोगों के खेतों तक जा रहा है, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, क्योंकि मलबा जमा होने की वजह से लोगों को चलने में दिक्कत होती है। देखिए दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तरकाशी की और बटकोट की तस्वीर देखिए। बटकोट में भारी बारिश से कितनी तबाही मची है तो उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी में सड़क पर बारिश का पानी अब जमा होने लगा है और खेतों तक जब पानी पहुंच रहा है तो फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। वहीं उत्तराखंड में आफत की बारिश आज भी जारी रहेगी, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। आने वाले 3 से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग का। उत्तराखंड में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।
आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट है। वहीं 7 और 8 जुलाई को नैनीताल, बागेश्वर और देहरादून के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आने वाले समय में बारिश हो सकती है। बारिश से अभी राहत नहीं मिलेगी। जो हालात आप पहाड़ों पर देख पा रहे हैं, इसी तरीके के हालात अभी आने वाले समय में दिखाई देंगे, क्योंकि एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट कई इलाकों के लिए मौसम विभाग का है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग लगातार लोगों से ये अपील भी कर रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर शरण लें। अधिकारियों की, कर्मचारियों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। वहीं मानसून सीजन को देखते हुए आज सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज सिंचाई और पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। प्रदेश की नदियों में बाढ़ सुरक्षा को लेकर अधिकारियों से सतपाल महाराज फीडबैक लेंगे। वहीं मानसून सीजन में प्रदेश भर में सड़कों के हालात पर भी समीक्षा होने वाली है। देहरादून के सूर्यधार झील के पास बन रही झील पर भी सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी। सतपाल महाराज उनसे जानकारी लेंगे कि उसको लेकर क्या प्लान है, कितना काम करना बाकी रहता है। एक्शन में मंत्री सतपाल महाराज दिखाई दे रहे हैं। आज वो बैठक लेने जा रहे हैं और पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की बैठक होने वाली है। सूर्य झील पर अधिकारियों से वो जानकारी भी लेंगे। बड़ी बैठक एक होगी। आज सतपाल महाराज बैठक करने वाले हैं और पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग की ये बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और आज मंत्री सतपाल महाराज बैठक लेने वाले हैं सिंचाई विभाग पीडब्ल्यूडी की। कब ये बैठक होगी और क्या मुद्दा रहने वाला है बैठक में? बिल्कुल जया, देखिए उत्तराखंड में मानसून की सीज़न की शुरुआत हो गई है और मानसून सीज़न से ठीक पहले जो तमाम तैयारियां जिला प्रशासन की होती है, सरकार की होती है, वो बिल्कुल उनकी पूरे प्रदेश भर में पोल खुलती नज़र आ रही है। आज सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज तमाम अपने विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सिंचाई है, पीडब्ल्यूडी है और तमाम अन्य विभागों की भी समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि नदियों की जो बाढ़ जो सुरक्षा है उसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में करीब ऐसे 80 से ज़्यादा राजमार्ग है जो पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुके हैं, उनको लेकर भी समीक्षा बैठक आज सतपाल महाराज करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये बताएं कि देहरादून के पास सूर्यधार झील के पास में एक झील बनी हुई है, वो बिल्कुल जितने भी आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए वो खतरा है, उसको लेकर भी आज अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में मानसून सीजन की जैसे शुरुआत हुई तो पूरे प्रदेश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात बद से बदतर है। और मैं कुछ तस्वीरें आपको राजधानी देहरादून यानी स्मार्ट सिटी देहरादून की दिखाना चाहूँगा। ये मुख्य मार्ग रायपुर का है, आप देख पा रहे हैं जया, और ये मुख्य मार्ग है जहाँ पर लोग सुबह से ही अपने कामकाज के लिए निकलते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। अभी हालात बारिश रुकी हुए है, लेकिन लोगों के सामने यहाँ किस तरीके की दिक्कतें हैं आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि तस्वीरें ये पूरी तरह से जल भराव है और जिला प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये मुख्य मार्ग है, यहाँ से तमाम लोग अपने सरकारी कामकाज के लिए निकलते हैं, किसी को रोज़मर्रा के काम के लिए निकलना होता है, लेकिन जिला प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है और मानसून सीजन की शुरुआत हो गई है लगातार। और ये ऐसे हालात, ऐसा नहीं है कि ये कोई अकेला क्षेत्र है, इसके अलावा कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर पूरी तरह से मूसलाधार बारिश के कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, घरों में पानी भर गया है। हालांकि आज सिंचाई मंत्री तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। पूरे प्रदेश भर के क्या हालात हैं, 80 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी देहरादून का ये हाल आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएं कि ये कोई लंबे तरह से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ से निकलते हैं, इसके अलावा जो रोजमर्रा के कामकाज यहाँ से निपटाने वाले लोग हैं वो यहाँ से निकलते हैं। राजधानी देहरादून में ये हाल है, स्मार्ट सिटी की तस्वीरें ऐसी हैं, तो फिर बाकी जगहों पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही आश्चर्यजनक नहीं है। बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और देहरादून से अब खबर आपको बता दें, आज रिटायर्ड आईएएस रामविलास यादव की कोर्ट में पेशी होने वाली है। 23 जून से जेल में बंद है रामविलास यादव और विजिलेंस ने रिमांड पर लेकर उनसे कल पूछताछ की थी।
कल रामविलास यादव से विजिलेंस की टीम ने लंबी पूछताछ की। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी हैं रामविलास यादव और देखिए आज उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देहरादून से आई टीम की लखनऊ में कई जगह छापेमारी। बड़ी खबर, लखनऊ में 2 और अवैध संपत्तियों का पता चला है। एक के बाद एक ठिकानों के खुलासे होते जा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में रामविलास यादव आरोपी हैं और देखिए आज कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। आज रामविलास यादव की कोर्ट में पेशी होगी। उससे पहले विजिलेंस की टीम ने कल लंबी पूछताछ की है क्योंकि एक दिन की रिमांड विजिलेंस की टीम को मिली थी। 23 जून से जेल में बंद हैं रामविलास यादव। परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। परिवार जन से पूछताछ हो रही है और आज देखिए कोर्ट में पेशी होने वाली है। कोर्ट का रुख क्या रहेगा, इस पर भी निगाहें होंगी। और आईएएस अधिकारी रामविलास यादव की पत्नी पर शिकंजा, विजिलेंस टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, देहरादून से आई टीम की लखनऊ में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। लखनऊ में 2 और अवैध संपत्तियों का पता चला है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, इसी मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद है रामविलास यादव और विजिलेंस की टीम ने कल उनसे पूछताछ की थी। लेकिन अब देखिए बड़ा अपडेट ये है कि लखनऊ में 2 और अवैध संपत्तियों का पता चला है। कई ठिकाने जिनके खुलासे लगातार हो रहे हैं। कल विजिलेंस ने जब लंबी पूछताछ की उसके बाद ये बड़ा अपडेट है कि लखनऊ में 2 और अवैध संपत्तियों का पता चला है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोप है उन पर और आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ जानकारी ये है कि अधिकारी रामविलास यादव की पत्नी पर शिकंजा लगातार विजिलेंस कस रही है। विजिलेंस टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुभव, लगातार लखनऊ का कनेक्शन सामने आ रहा है और देखिए 2 अवैध और संपत्तियों की जानकारी मिली है। जानकारी दीजिएगा डिटेल में। देखिए बिल्कुल, ये देहरादून से विजिलेंस टीम आई थी क्योंकि रामनिवास यादव जो आईएएस अफसर रहे हैं उनकी तैनाती आखिरी दिनों में देहरादून में ही थी और वहां से जब जानकारी मिली तब विजिलेंस की टीम यहाँ पहुंची। उनकी पत्नी की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी गई लेकिन कहीं उनके बारे में पता नहीं चल पाया और साथ ही साथ लगातार जो पूछताछ हो रही है रामनिवास यादव से जो रिटायर्ड आईएएस हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है उसमें 2 और संपत्तियां उनकी हैं जो अवैध तरीके से अर्जित की गई है, वो भी लखनऊ में है और उसका भी पता चला है जिसकी जानकारी अब जो है वो अन्य जो विभाग हैं उनको दी जा रही है। शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए पत्नी पर शिकंजा लगातार विजिलेंस का कस रहा है लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ लखनऊ में 2 और ठिकानों का पता चला है जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बार फिर से गुटबाजी हो रही है। पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच की कलह कांग्रेस को कमजोर कर रही है। ये हाल तब है जबकि कांग्रेस इस गुटबाजी का खामियाजा कई बार भुगत चुकी है। नेताओं ने ना तो पुरानी गलतियों से सबक लिया और ना ही हाईकमान की नसीहत का उन पर कोई असर दिखाई देता है। 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके की अगर कोई बात है तो उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए। कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग पार्टी की मुश्किल बढ़ा रही है। एक तरफ उत्तराखंड की सियासत के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत है तो वहीं दूसरी तरफ चकराता से कई बार के विधायक प्रीतम सिंह हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा दोनों ही नेताओं को अपनी बात पार्टी फोरम पर रखकर करने की सलाह दे रहे हैं ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं को मैसेज दे सके कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है। इस मुद्दे को लेकर हमारे कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव जी और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा जी पूर्व में भी स्पष्ट कर चुके हैं कि इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। ये बयानबाजी जो भी हो रही है उसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए क्योंकि वो सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनका कांग्रेस की मजबूती से लेकर और कांग्रेस को आगे खड़ा करने में बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर हम इस बारे में कुछ ज़्यादा बात करेंगे वो गलत है, लेकिन इस प्रकार की बातों को पार्टी फोरम में ही रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कांग्रेस के अंदर हो रही इस गुटबाजी से खुद विपक्ष का ही नुकसान हो रहा है। राजनीति के जानकार ये मानते हैं अगर पार्टी के बड़े नेता आपस में लड़ते रहे तो कांग्रेस में फिर से 2 फाड़ हो सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है।
और जो वर्तमान हालात हैं और चुनाव के बाद से जिस तरह की स्थिति रही है उत्तराखंड में, तो ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर से दो फाड़ की तरफ दिख रही है। इसमें विघटन की पूरी संभावनाएं बनती जा रही हैं, क्योंकि हरीश रावत पुराने नेता हैं, घाघ हैं, कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय राजनीति में भी रहे हैं। प्रीतम सिंह चौहान का राज्य में अपना कद है, उनका अपना एक अलग गुट है। ये पूरा फसाद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बयान से शुरू हुआ था। प्रीतम सिंह ने कांग्रेस की 2016 की गुटबाजी पर बयान दिया तो हरीश रावत ने इसे लेकर सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जताई, जिसके बाद कांग्रेस के घर का झगड़ा सबके सामने आ गया था। मगर सवाल ये है, जब पार्टी के दो बड़े नेता इस तरह बयान देंगे तो विपक्ष कैसे मजबूत रहेगा? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रमपुरा की रहने वाली एक महिला ने अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसमें महिला ने अपने पति समेत ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसकी वजह से उसके साथ मारपीट की जाती है। सर मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरा पति बहुत मारता है, मेरी सास भी मुझे बहुत मारती है और नंदे सब मिलके मुझे मारते हैं। मेरी कोई नहीं सुनता, मैं पुलिस के पास जाती हूँ तब भी मेरी कोई नहीं सुनता। सर सब मिलकर मुझे इसलिए मारते हैं कि मेरे पास 3 बेटियां हैं, मैंने 3 बेटियों को जन्म दिया है। इस चक्कर में मुझे मारते हैं कि तुझसे लड़का पैदा नहीं होगा, लड़कियां पैदा करती है। इस चक्कर में मुझे सब मिल कर मारते हैं। सर हमारे द्वारा इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके और इसमें विवेचना की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। महिला के बयानों में कुछ तथ्य और प्रकाश में आए हैं, इसके हिसाब से हम आईपीसी अन्य धाराओं की भी बढ़ोतरी करेंगे। मेरिट के हिसाब से इसमें हमारे द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की है। और अब खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर में स्थानीय पुलिस टीम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम की छापेमारी में एक मॉल में संचालित फूड कैफे में आधा दर्जन युवक और युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। छापेमारी बाजपुर रोड स्थित प्रिया मॉल में संचालित बादशाह कैफे में हुई। छापेमारी के दौरान टीम को मौके से आपत्तिजनक सामग्री के अलावा 7 मोबाइल फोन और कुछ नकदी भी बरामद हुई है। पुलिस ने सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। काफ़ी समय से यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं कि मतलब कैफ़े के नाम से इन्होंने केबिन खोले हुए हैं जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं। इनमें जो है जो युवा बच्चे हैं और जो लड़के लड़कियाँ हैं, इस तरह से वहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है। बादशाह कैफ़े यहाँ पर जो चल रहा है उसमें 3-4 जोड़े इस तरह से अनैतिक इस तरह से मिले आपत्तिजनक स्थिति में, और काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में वहाँ पर सामग्री भी मिली हुई है और इसके संचालक और इनसे हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ की जा रही है। और खबर बागेश्वर से है, जहां बागेश्वर जिले के हिमालयी क्षेत्र कपकोट तहसील के भनार में कुंदन करोंगा नाम के शख्स जेसीबी ऑपरेटर हैं। उनका बेटा हरीश कई बार उनके साथ जेसीबी के काम को देखने गया और अपनी मेहनत से उसने घर में पड़े रद्दी सामान में ऐसी जेसीबी मशीन तैयार कर दी कि देखने वाला हर कोई इसकी काबिलियत पर फिदा हो गया। और चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं। और उनकी सेवाओं को देखते हुए देश की आजादी के बाद बनी अंतरिम सरकार में उन्होंने देश के उद्योग और खाद्य विभाग मंत्रालय के महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वहन किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के तमाम उन षड्यंत्रों को जो भारत को कमजोर करने वाले थे उन्हें बेनकाब करने और उन षड्यंत्रों के प्रति समय रहते सचेत करने का काम भी किया था। उनकी उल्लेखनीय सेवाएं
बंगाल त्रासदी के दौरान भी स्मरणीय रही है। स्वतंत्र भारत में उनकी सेवाओं को लेकर के आज पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। कश्मीर आज अगर भारत का हिस्सा है तो उसके पीछे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का संघर्ष और उनका बलिदान, जिसके लिए उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया था। आज उनकी 122वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है। यह वर्ष देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष भी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत माता के इस महान सपूत को मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कश्मीर के बारे में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो एक आज़ाद भारत में नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, उस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमें साकार करने में मदद मिली है। यह देश आज कश्मीर विकास और समृद्धि की जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया था, उनकी 122वीं पावन जयंती के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। के महान सपूत को मेरी श्रद्धांजलि। यहाँ पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर आप सीएम को सुन रहे थे। कश्मीर का भी यहाँ पर जिक्र उन्होंने किया और उसमें जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान था उसका भी यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है, श्रद्धांजलि अपनी अर्पित की। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने आज सुना, जहां आज पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करता है, ये सीएम ने कहा। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बड़ा योगदान रहा है और आजादी के महान सपूत को मेरी श्रद्धांजलि। सीएम योगी कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी बताया है और साथ ही ये भी कहा कि किस तरीके से उनके जो विचार थे देश की एकता को लेकर और दो विधान जैसी किसी भी विचारधारा का समर्थन वे नहीं करते थे। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में उनके बड़े योगदान की भी सीएम योगी ने सराहना की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।